नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय या पाठ 8 है जीव जनन कैसे करते हैं। इसके बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग नोट्स देखेंगे। इससे पूरा पाठ रिवीजन हो जाएगा और काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है। देखिए ज़रूर, तो ठीक है। ज़्यादा टाइम बर्बाद किए बिना पाठ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनन क्या है। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी जनन की परिभाषा और इसका हमने महत्व जान लिया। अगला है कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए। अब आएगा डीएनए। डीएनए यानी डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के अणुओं में आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं। कोशिका केंद्रक में कौन पाया जाता है? गुणसूत्र क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है ना। क्रोमोसोम्स की संरचना ऐसी होती है। ठीक है, उसके अंदर होता है डीएनए। ठीक है ना, ये 4 भाग होते हैं। आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे 11th में आ जाएगा। तो ये क्रोमोसोम क्रोमोसोम होता है डीएनए। ठीक है, ऐसी संरचना होती है। यहाँ पर ये डीएनए की संरचना होती है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो उसमें क्या आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं। ठीक है, और डीएनए प्रतिकृति बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। यानी प्रतिकृति अपनी फोटोकॉपी बनाता है। एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है। डीएनए किस प्रकार बनता है वो भी आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है और ये नई कोशिकाओं में एक समान है परंतु समरूप नहीं। ठीक है, इससे विभिन्नता उत्पन्न होती है और विभिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है, डीएनए में जब रेप्लिकेशन होता है तो विभिन्नता उत्पन्न होती है। विभिन्नता का क्या महत्व है? लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए उपयोगी है और यह जैव विकास का आधार है। ये विभिन्नता का महत्व है। अब बात करते हैं प्रजनन या जनन के प्रकार कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। सबसे पहले बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन की। तो एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। एक अकेला जीव होता है, उसके शरीर में कोई परिवर्तन होता है, वो टूट जाए, ठीक है, कोई वृद्धि गुण बन जाए उसके शरीर में, उससे एक नया जीव बन जाता है। युग्मक का निर्माण में इसमें नहीं होता है, शुक्राणु अंडाणु जैसी संरचनाएं नहीं बनती है। नया जीव पैतृक के समान होता है, जैसा पेरेंट होता है उससे उसका चाइल्ड और पेरेंट एक जैसे होते हैं। सतत गुणन के लिए एक बहुत उपयोगी माध्यम है ये। ठीक है, और यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। छोटे जीव होते हैं निम्न वर्ग जिनकी संरचना सरल होती है, उनमें यह पाया जाता है। अब बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया विभिन्नता का महत्व है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी है। तो पहली विधि है विखंडन। इस विधि में एक कोशिका दो या अधिक भागों में टूट जाती है। विखंडन यानी कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कि एक शरीर है जीव, वो 2 या अधिक भागों में टूट जाता है तो विखंडन कहलाता है। इसके बहुत सारे प्रकार है। पहला है द्विविखंडन। जीव 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है, जैसे अमीबा, ये अमीबा है। ठीक है, और ये 2 भागों में विभाजित होकर 2 अमीबा बन गए। अगला है बहुखंडन। जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम में होता है। 2 भागों में तो द्विखंडन, बहुखंडन है ना, बहुत सारे भागों में जीव विभाजित हो जाना। ठीक है, इसके अलावा होते हैं खंडन, बहुत ही द्विखंडन, एक होती है खंडन। विखंडन के बाद होती है खंडन। ठीक है ना, बहुत ही विखंडन। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोषीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। वहां क्या था? एकोशिक जीव था, और खंडन में क्या होता है? बहुकोशिक जीव होता है, छोटा जीव होता है, वो टुकड़ों में टूट जाता है। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव विकसित हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगैरा नामक शैवाल। ये शैवाल है स्पायरोगैरा, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, यहाँ से टूट जाता है और 2 स्पायरोगैरा शैवाल बन जाते हैं। अगला है पुनरुद्ध भवन यानी पुनर्जनन या रीअरेंजमेंट। इस प्रकार में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है, जैसे हाइड्रा और प्लेनेरियम में होता है। यानी कोई कारणवश हो जाता है, पानी की कोई जल की धार तेज है, ठीक है ना, उससे, ठीक है, या फिर कोई बड़ा जीव पास से गुजरा तो उसका कुछ धक्का लगा, जीव गति कर रहा, किसी पत्थर की चोट लगी, तो ऐसा कुछ भी हुआ, उससे क्या, अगर शरीर टूट गया तो उससे प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है। ठीक है ना, प्लेनेरिया हुआ, हाइड्रा हुआ, इसमें ये पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मुकुलन। इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं मुकुल कहते हैं। और ये मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है, जैसे हाइड्रा और ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है ना, ये हाइड्रा में मुकुलन दर्शाया गया। यहाँ पर मुकुलन छोटा सा उभार बन गया शरीर में, फिर ये बढ़ने लगा। जब ये पूरा बड़ा हो जाता है, इसके जैसा सब अलग होकर अलग एक नया हाइड्रा या जीव बना लेता है। अगला है बीजाणु समासन। कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु दानी बनती है, जिसे बीजाणु कहते हैं। बीजाणु गोल संरचना होती है जो मोटी भित्ति से सुरक्षित होती है। अनुकूल परिस्थितियों में क्या है, बीजाणु वृद्धि करने लगती है। ठीक है, ये कवक वगैरह में होता है बीजाणु निर्माण। ठीक है, अगला है कायिक प्रवर्धन। कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती से होता है, इसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। और कायिक प्रवर्धन की विधियां कौन कौन सी है? पहले है प्राकृतिक विधियां होती है, जैसे जड़ द्वारा, डेल या शकरकंद में होता है। तने द्वारा, आलू और अदरक में होता है। इसके अलावा पत्तियों द्वारा,
पत्तियों द्वारा किसमें होता है, ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती है ना, ब्रायोफिल्म पत्र चटाई की बड़ी पत्ती होती है, उसके साइड में छोटी छोटी कलिकाएं पत्तियां निकलती है और फिर वो विकसित होकर नया पौधा बना लेती है। इसके अलावा कृत्रिम विद्या भी है ना, आर्टिफिशियल रोपण द्वारा आम में होती है, कर्तन गुलाब लेयरिंग द्वारा चमेली के अंदर होती है। ठीक है, अगला है उत्तक संवर्धन। इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उससे पोषक माध्यम में रखा जाता है ना, कोई ब्रांच है, ठीक है ना, पौधे की शाखा है, उसको तोड़ दिया और एक है ना एक ऐसे माध्यम में रखते हैं जिसमें बहुत सारे पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन होते हैं, उसमें रखते हैं पानी में। ये कोशिकाएं गुणनकर कोशिकाओं के गुच्छे बना लेती है, जिसे कैलस कहते हैं। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहां से विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं। इस विधि द्वारा उत्तक संवर्धन द्वारा बनाए जाते हैं आर्किड सजावटी पौधे हैं वो बनाए जाते हैं। और कायिक संवर्धन या उत्तक संवर्धन के लाभ क्या है, बीज उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे केला गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। नए पौधे क्या वो आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं, ठीक है, और बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है और पौधे उगाने का यह तरीका क्या है, सस्ता और आसान होता है। आगे बात करते हैं हम लैंगिक प्रजनन की। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्मक मिलते हैं। नर युग्मक कौन होता है, शुक्राणु, और मादा युग्मक बड़ा होता है, अंडाणु। ज्यादा अगर मादा युग्मक बड़ा होता है, एचल होता है ना, एक जगह रहता है, शुक्राणु छोटा होता है और चल होता है ना, मूवमेंट करता है, ठीक है, ये दोनों में अंतर है, इनके मिलने से होता है। नर और मादा युग्मक के मिलने से प्रक्रम को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है क्योंकि नर और मादा दो भाग ले रहे हैं, ठीक है, जनक, कुछ लक्षण इसके आएंगे कुछ लक्षण इसके आएंगे, तो नया जीव बनेगा, दोनों के मिक्स लक्षण होंगे, अलग अलग। एक ही संतति से, एक ही जनक से होता है, एक ही पेरेंट से होता तो एक पेरेंट के समान होता, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ विभिन्नता आ जाती है, दो पेरेंट भाग लेते हैं इसलिए। अब पुष्पी पादों में लैंगिक जनन है ना, फूलों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, फूल पौधे का क्या है, जनन अंग होता है। एक फूल के मुख्य भाग है बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर और पुंकेसर। और फूल कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। फूल के प्रकार इस प्रकार है, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लावर। एक होता है उभयलिंगी पुष्प, पुष्प पे हो गया, ठीक है। स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे सरसों और गुड़हल। और एक लिंगी पुष्प या फूल स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही जननांग उपस्थित होता है, जैसे पपीता और तरबूज, तब उसे एक लिंगी कहते हैं। तो ये रही फूल की संरचना। ये सबसे बाहर हरा दला, ये इसे कहते हैं बाह्य दल, ठीक है, इसे कहते हैं पुष्पासन जहाँ पर फूल स्थित होता है, ठीक है। इसके बाद ये रंगीन चटकीले रंग की पंखुड़ियाँ होती है और ये इसको कहते हैं स्त्री केसर, ठीक है। और छोटे होते हैं इसको कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर के दो भाग है, एक ये पोलीलोब जूसा भाग है परागकोश, इसमें परागकण बनते हैं, और एक डंठल है जो जननक्षम नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर के तीन भाग है, सबसे आगे होती है वर्तिकाग्र, ये लंबी नली होती है वर्तिका, और ये फुला हुआ भाग होता है अंडाशय, और इसमें बीजांड स्थित होते हैं, ठीक है। ये थी फूल की संरचना। अब बीज निर्माण की प्रक्रिया, परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र यानी स्वपरागण या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। परागकोश अभी हमने देखा था, ठीक है, परागकोश ये रहा परागकोश, ठीक है, ये रहा परागकोश, इसमें परागकण बनते हैं। ये क्या करते हैं, ये परागकण जाते हैं यहाँ पर इस वर्तिकाग्र पर, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परागण, ठीक है। परागण, परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण क्या होता है, मान लो एक एक पौधा है, एक इसी फूल पर गिर जाए, यानी एक ही फूल या एक ही पौधे का, मान लो एक एक फूल है, ठीक है, इस फूल पर क्या परागकोश है, परागकण है, इसी फूल की वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो ये कहता है स्वपरागण। अब मान लो एक ही पौधे पर फूल लगे हैं, वो भी होगा स्वपरागण, ठीक है ना। एक बड़ा सारा पौधा है, यहाँ पर एक फूल लगा है, यहाँ पर एक फूल लगा है, तो यहाँ से जो पुंकेसर है हवा के द्वारा या जंतु द्वारा यहाँ पर इस पौधे के अन्य भाग पर फूल है, वहां पर परागकण जड़ जाए तो भी वो स्वपरागण होगा। लेकिन मान लो एक पौधा यहाँ पर है, एक पौधा यहाँ पर है, अलग अलग पौधे पर हो रही है परागण की क्रिया, तो उसे कहते हैं परपरागण, ठीक है। अब बात करते हैं, परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है, तो युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। दर्शा रखी है परागकण है, ये इसके अंदर जाते हैं इस तरह, और ये अंडाशय और ये मादा युग्मक से नर युग्मक मादा युग्मक मिल जाते हैं। युग्मनज से विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है, बीजांड बीज में बदल जाता है। और अंडा से फूला हुआ भाग वो आगे चलकर क्या बन जाता है, फल बन जाता है। जैसे सेब है, सेब का जो फल है वो क्या है, अंडा से है, पहले अंडा से था, फल बन गया, जो सेब में जो बीज है वो एक टाइम पर बीजांड थे, अब बीज बन गए, तब फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं, ठीक है। अब मानव में प्रजनन, तो मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक परिपक्वता जीवन का वह काल होता है जिसमें नर में शुक्राणु और मादा में अंडर कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोर अवस्था यानी 12 से 18 साल की उम्र में यह होता है, इसको कहते हैं यौवनारंभ। किशोर अवस्था की अवधि को कहते हैं यौवनारंभ, यानी जवानी की शुरुआत 12 से 18 साल, जब शरीर परिपक्व होता है मानव में, ठीक है। यौवनारंभ में परिवर्तन क्या क्या होते हैं,
किशोर यानी कि टीनेजर के अंदर 12 से 18 साल दोनों में एक समान है न, जो एक लड़की और लड़का दोनों में एक साथ परिवर्तन क्या होते हैं, बगल की तरफ जननांग के पास गहरे बाल उग जाते हैं, ठीक है ना, साइड में, और जननांग होते हैं सेक्स ऑर्गन, वहां पर बाल उग जाते हैं, त्वचा का तेली होना और मुंह से निकल जाते हैं, ठीक है। और लड़कियों में अलग अलग भी होते हैं कुछ लक्षण, जैसे लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होती है और रजोधर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। और लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूछ आ जाती है, आवाज़ का फटना, आवाज़ भारी हो जाती है। इसके अलावा लड़कियों में आवाज़ मधुर हो जाती है और शरीर पर बाल है वो कम होते हैं और जगह पर, ठीक है, बगल में और वो जननांग के पास तो होते हैं, उसके अलावा कम होते हैं बाल, जबकि लड़कों में पूरे शरीर पर बाल होते हैं। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। अब बात करते हैं नर जनन तंत्र की। इसमें सबसे क्या क्या अंग होते हैं। एक होता है वर्षण या टेस्टिस। वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोष में उपस्थित होते हैं। वर्षण कोष तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु के बनने के लिए आवश्यक होता है। शरीर का तापक्रम क्या होता है, मानव का 37 डिग्री होता है। जो टेस्टिस है वहाँ पर 2-3 डिग्री कम होता है, 2 से 5 डिग्री, तो 32 से 33 होता है, जिससे कि शुक्राणु बनने में आसानी हो, ठीक है। इसके अलावा नरयुग्मक शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं। टेस्टिस या वर्षण में क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। और वर्षण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। और टेस्टोस्टेरोन के काम क्या क्या होते हैं, हार्मोन के शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करते हैं। और लड़कों में यौवनारंभ परिवर्तन, यौवनावस्था परिवर्तन, जो जवानी में जो परिवर्तन होते हैं, आवाज़ का भारी होना वगैरह, वो लड़कों में ये डिसाइड करते हैं। अगली है शुक्रवाहिनी। यह शुक्राणु को वर्षण से शिशन तक लाती है। मूत्र मार्ग, ये मूत्र मार्ग और वीर्य दोनों को बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शिशन कहते हैं। संबंधित ग्रंथियां शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालती है। इससे शुक्राणु तरल माध्यम आ जाते हैं। ये माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करते हैं, उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। और ये रहा, ये यहाँ पर मूत्र नलिका, ये आपका ब्लैडर या मूत्राशय, ये बाहर शीशन, ये वर्षण, ये यहाँ पर मूत्र मार्ग, ठीक है। यहाँ से यूरिन भी आता है और यहाँ पर टेस्टिस से यहाँ से स्पर्म भी आते हैं, दोनों एक ही मार्ग से आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि, और इसको कहते हैं शुक्रवाहिनी, जो वर्षण से लेकर जो मूत्र मार्ग है वहां तक शुक्राणुओं को ले जाती है। तो ये था नर जनन तंत्र। अब मादा जनन तंत्र की बात करते हैं। अंडाशय मादा, पहला है अंडाशय। मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों परिपक्व अंड या एग होते हैं। यौवनारंभ यानी जब जवानी शुरू होती है तब इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से 1 अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व एग या अंडा उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं। आगे बात करते हैं अंडवाहिका यानी फैलोपियन ट्यूब। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है। कौन, ये फैलोपियन ट्यूब। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहीं पर होता है, कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। गर्भाशय एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय गिरवा द्वारा योनि में बाहर की तरफ खुलती है। तो ये 2 अंडवाहिनियां रही दोनों साइड, यानी फैलोपियन ट्यूब। ये अंडाशय एक जोड़ी होते हैं, ये गर्भाशय, ये गिरवा, और ये बाहर की तरफ वेजाइना या योनि खुलती है, ठीक है। अब बात करते हैं जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है, जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, ठीक है, यही है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है, जाइगोट कहलाता है, जो गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के बाद युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। प्लेसेंटा, ये एक विशिष्ट ऊतक है। नाभि होती है ना छोटे शिशु में, उससे प्लेसेंटा जुड़ा होता है वहां से, ठीक है ना। जब काटते हैं, जब शिशु जन्म होता है तो नाभि वहां पर रह जाती है, जिसकी संरचना तस्तिनुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। इसका मुख्य क्या कार्य है प्लेसेंटा का, माँ के रक्त से ग्लूकोज यानी ग्लूकोज, यहाँ पर होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण भ्रूण को प्रदान करते हैं। प्लेसेंटा होती है शिशु की नाभि और माँ के बीच के अंदर। भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का इसमें निपटान किया जाता है इसके द्वारा। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि 280 दिन या 9 महीने होती है, 270 से 280 दिन, ठीक है। जब अंड का निषेचन नहीं होता तब हर महीने गर्भाशय खुद निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल व स्पंजी हो जाती है, भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती, अतः परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। यह चक्कर लगभग 1 महीने का समय लेता है तथा इसे ऋतुस्राव या रजोद्रम कहते हैं। और 40 से 50 साल की उम्र में किसी स्त्री में अंडाशय से अंड का उत्पादन बंद हो जाता है, फलस्वरूप रजोद्रम बंद हो जाता है, जिसे कहते हैं रजोनिवृत्ति, जो 40 से 50 साल की उम्र में होती है। वैसे 45 से 50 होती है, ठीक है ना, कहीं 45 से 50, कहीं 40 से 50, अलग अलग जगह अलग अलग लिखा है, ठीक है।
अब है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना, वो जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। रोगों का ठीक है ना, रोगों का है ना, जो डिजीज होती है उसका लैंगिक संचरण, एसटीडी, अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे जीवाणुजनित रोग होते हैं, गोनेरिया, सिफिलिस, और विषाणुजनित रोग जैसे मसा, HIV, एड्स, और कंडोम के उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव है। गर्भरोधन, गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। ये दो प्रकार का इसके प्रकार है। पहला यांत्रिक अवरोध, शुक्राणु को अंडाणु अंडकोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता। उदाहरण, सीसन को ढकने वाले कंडोम, योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल केप, इसके द्वारा रोका जाता है। ये कौन सा तरीका है? यांत्रिक अवरोध है। दूसरा है रासायनिक तकनीक। मादा में अंड को न बनने देना, इन्हें एक बनने ही न दे, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को बदल देती है। इसके प्रभाव से विपरीत यानी साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है। अगला है IUCD। इसकी फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में। इंट्रा यूटेरिन कंस्ट्रप्टिव डिवाइस, लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जिससे गर्भधारण नहीं होता। ठीक है। अगला है शल्य क्रिया तकनीक होती है। नसबंदी, ये पुरुषों में होती है। पुरुषों में शुक्रवाहिकाओं को रोककर उसमें शुक्राणु के स्थानांतरण को रोक दिया जाता है। अगली होती है ट्यूबोटमी, ट्यूबेक्टमी, ठीक है, ट्यूबियोक्टोमी, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी, ये महिलाओं में होती है। अंडवाहिनी को अवरोध कर, अंड या ना एक को अवरोध कर देते हैं अंडवाहिनी को, जिससे एक आगे नहीं जा पाता, जिसे रोका जा सकता है। ठीक। अगला है भ्रूण हत्या। मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है ना। लड़के और लड़कों का अनुपात 1000-1000 होना चाहिए। 1000 लड़कों पर 1000 लड़कियां होनी चाहिए। ये तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी और भ्रूण हत्या और भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा, अन्यथा फिर शादी करने के लिए लड़की नहीं मिलेगी। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो। इसी के साथ ये पाठ का सार कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर।